संडे के दिन 3-4 दोस्त मिलकर बाड़े से ग्राउंड पर ही नेट लगा वॉलीबॉल खेल रहे थे। आज ये पूरा ग्राउंड इतना सुनसान क्यों है? यहाँ पर हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है क्या? हाँ यार, वही तो मैं भी सोच रहा था। हम लोग पिछले आधे घंटे से खेल रहे हैं और अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया। संडे को तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती और आज सभी लोग अभी तक सो रहे हैं क्या? सभी आपस में बात कर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक जतन के हाथ से लगकर बॉल थोड़ी दूर पहुंच गई। थोड़ा आराम से यार, इतनी भी क्या ताकत आ गई तुझमें? अरे बॉल चली गई। तो तू उठा कर ले आना। तूने फेंकी है, तू ही लेकर आ। अरे यार, तुम दोनों तो छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं लेकर आता हूँ। कहते हुए यश उस दिशा में बढ़ने लगा जहाँ पर बॉल गई थी। बॉल जाकर एकदम कोने में रखे हुए एक मटके से टकरा गई। मटका बॉल के कारण टूट गया। उसके अंदर रखे हुए कोयले, कुछ चूड़ियां, सिंदूर, कपड़ों की कतरन और बाकी का सामान बिखर गया था। यश ने वो सब देखकर अनदेखा कर दिया और बॉल वहां से उठाकर चल दिया। बॉल पर सिंदूर लगा था जिसे यश ने अपने हाथों से ही पोंछ दिया। अब सिंदूर यश के हाथों में भी था। देर तक खेलने के बाद अपने सिर पर आ रहे पसीने को यश ने अपने हाथों से पोंछा तो वो सिंदूर उसके सर पर लग गया। तेरे सर पर सिंदूर कहाँ से है रे? आशीष के सवाल पर यश ने जब पूरी बात बताई तो आशीष गुस्से में बोला, बॉल पर यदि सिंदूर लग गया था तो उसे वहीं पर छोड़ देता ना। हो सकता है वो किसी की हुई क्रिया हो। अरे तुम्हें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। आशीष की बात सुनकर यश और जतिन दोनों हंसने लगे। अरे 21वीं सदी में भी तुम इन सब बातों पर यकीन करते हो? ये क्रिया व्रिया कुछ भी नहीं होता है। यार बहुत थक चुके हैं, अब घर चलते हैं, वरना बीवियां लड़ेंगी और कहेंगी कि संडे को भी बाहर रहते हो। मुझे तो कोई चिंता नहीं है। निरुपम बाहर गई हुई है, कल सुबह तक लौटेगी। मतलब आज तेरा संडे कुछ खास होने वाला है। दोस्तों के साथ मजाक करता हुआ यश अपने घर आ गया। घर आते ही सबसे पहले उसने एसी ऑन किया। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। काफी देर तक एसी में बैठे रहने के बावजूद भी यश को हॉट फ्लश हो रहे थे। उसके सिर पर अभी भी पसीना था। पसीने के साथ बहकर सिंदूर पूरे शरीर में लग चुका था। कुछ देर बाद थकान के कारण उसे नींद आ गई। वो सारा दिन सोता था। अगली सुबह जब उसकी पत्नी निरुपम घर वापस आई तो उसने देखा कि यश बहुत थका हुआ था। बेडरूम की हालत भी खराब थी। बेड पर सिंदूर और कांच की चूड़ियों के टुकड़े थे। ये देख निरुपम को बहुत तेज गुस्सा आया। यश, मैं 2 दिन के लिए क्या गई, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम अपने बेडरूम में किसी और लड़की को ले आए। क्या बकवास कर रही हो? बेडरूम में किसी लड़की को ले आए? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं क्या कहूँगी, देखो हमारा कमरा खुद अपनी कहानी बता रहा है। बेड के सिलवटे, टूटी हुई चूड़ियाँ तुम्हारी रात की कहानी सुना रहे हैं। निरुपम के कहने पर जब यश ने बेड पर देखा तो वो खुद हैरान रह गया, क्योंकि वो तो कल रात अकेला था और बेड की ये हालत कैसे हुई? देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बहुत थकान हो रही है और मैं शॉवर लेकर आता हूँ। बोलते हुए यश वॉशरूम में चला गया, मगर निरुपम अभी भी नाराज थी। उसने गुस्से में पूरे बेडरूम का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। अब मैं यश से बात ही नहीं करूंगी, तब उसे मेरी वैल्यू समझ में आएगी। यश नहाकर बाथरूम में से निकला तो निरुपम गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। उसने ना तो ब्रेकफास्ट बनाया और ना ही लंच। यश ऐसे ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वीकडेज के कारण ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा था। उसे वहां से निकलते निकलते रात के तकरीबन 9 बज गए। ओह, आज तो बहुत लेट हो गया। पीछे कॉलोनी का रास्ता ले लेता हूँ, घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। सोचते हुए यश ने मेन रोड छोड़कर कॉलोनी का रास्ता ले लिया, जहां पर वो ग्राउंड भी था। यश ने एक्टिवा चलाते हुए उस ग्राउंड की तरफ देखा तो कोने में जहां पर वो मटकी थी वहां पर उसे धुआं सा नजर आया। ये देख उसकी एक्टिवा अनबैलेंस हो गई और वो एक्टिवा सहित गिर गया। उसे कुछ होश नहीं था। जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। उसके दोस्त जतन, आशीष, निरुपम के साथ चौथा वो साया भी वहीं मौजूद। इसे देख यश का बीपी बढ़ने लगा। उसे घबराहट हो रही थी। इन्हें अचानक से क्या हो गया? अभी तो ये ठीक थे। यश, ये क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा व्यवहार इतना क्यों बदल रहा है? तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, मगर मैं सच कह रहा हूँ। जतन
जतिन तुम्हारे पीछे देखो कौन खड़ा है तुम्हारे। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा मगर मैं सच कह रहा हूँ। जतिन तुम्हारे पीछे कोई है। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मेरे ख्याल से दिमाग पर प्रेशर के कारण इन्हें इमेजिनेशन हो रहे हैं। कहते हुए नर्स डॉक्टर को बुलाने लगी, मगर यश अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उसने उस दिन संडे को जो कुछ उसके साथ हुआ उसे लेकर आज तक की सारी बातें सबको बता दी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज के जमाने में भी ऐसा कुछ होता होगा, मगर तेरे साथ ऐसा हुआ है तो हमें अभी इसे यहाँ से सीधे पीर बाबा की मजार पर लेकर चलना चाहिए। वहाँ के मौलवी बड़े ही पहुंचे हुए हैं, अब वही अब हमें कोई रास्ता बता सकते हैं। जतिन के कहने पर सभी लोग यश को लेकर पीर बाबा की मजार पर पहुंचे। यश को देखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम बच्चों को हर चीज हंसी खेल क्यों लगती है? मन के विज्ञान में बहुत उन्नति कर ली और वैज्ञानिकों के पास हर वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है, मगर ये बात क्यों भूल जाते हो कि जहाँ पर विज्ञान की सीमा खत्म होती है वहाँ पर उस खुदा की ताकत काम करती है। तुम्हें पहले ही अस्पताल जाने के बजाय सीधा यहाँ आना था। तुम लोगों को इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? तो मेरी बात सुनो, वो साया अभी भी तुम लोगों के साथ यहाँ तक आया है। ये बात अलग है कि वो इस मजार के बाहर ही है। बिना कुछ बताए जब मौलवी जी ने इतनी सारी सच्चाई बताई तो सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन लोगों के पास कुछ बोलने को नहीं था। उन लोगों को चुप देखकर मौलवी जी दोबारा बोले, लगता है तुमको अभी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। कहते हुए मौलवी जी अपनी जगह से उठे। उनके हाथ में मोर पंख की झाड़ू थी, हाथ में लोबान का धुआं। कलमा पढ़ते हुए वो धीरे धीरे मजार के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे उन्होंने अपनी झाड़ू से उस साये के ऊपर वार किया। वो साया दर्द से करा गया। साया तेजी से चिल्ला रहा था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि यश के कानों से खून निकलने लगा। ये देख सभी घबरा गए। मौलवी जी, यश को देखिए क्या हुआ है। मगर उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उस साये के ऊपर लोबान का धुआं करते रहे। वो साया दर्द से छटपटा रहा था और उसकी तकलीफ यश को हो रही। उसके पेट में तेज दर्द उठा और उसे खून की उल्टियां शुरू हो गई। जतिन भैया क्या करें, इसकी तकलीफ तो बढ़ती ही जा रही है। निरुपम के सवाल का जतिन के पास कोई जवाब नहीं था। मौलवी जी भी कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। उन्होंने एक मटके में कोयले, सिंदूर, चूड़ियां डाली और लोबान का धुआं करते रहे। दूसरी तरफ यश की हालत खराब हो चुकी थी। वो बेहोश हो गया था। निरुपम की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर फिर वो साया उस मटकी में समा। मौलवी जी ने वो मटकी यश के ऊपर से 7 बार उतारी और जतिन को दी। उसे लेने में जतिन के हाथ कांप रहे थे। संभाल कर इसे कब्रिस्तान के एक कोने में दफना देना ताकि ये फिर और किसी को परेशान ना कर सके। जतिन उस मटकी को लेकर जा चुका था। अब यश को भी होश आ गया था। बेटा, तेरी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। जिसका पति इतनी परेशानी में हो उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी। लोग अपनी तकलीफ को कम करने के लिए दूसरों की तकलीफ को बढ़ा देते हैं। इसने किसी और की हुई क्रिया को गलती से अपने ऊपर ले लिया। क्रिया से ग्रसित इंसान की 7 दिन के भीतर मौत निश्चित है। मैंने इसके ऊपर से आई हुई बला तो हटा दी, मगर तब भी इसे मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ है। खुदा सबकी खैर। ध्यान से, कहीं आप भी तो यश की तरह आपको भी यही लगता है कि क्रिया या टोटका सब बेकार की बातें हैं ना? तो सावधान।